गांव से निकलकर जो ये आपका सफर शुरू हुआ, ये जर्नी किस तरह की रही? When you live in that kind of ecosystem, फिर आपको लगता है यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने 4 बार यूपीएससी दिया। उसके बाद जब मैं सर्विस में आया तो सर्विस में सीनियर्स का बहुत सपोर्ट। दौर ऐसा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके एकदम डर, दहशत। जो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिस पर जेल वेल की सजा का प्रावधान था, वो ख़त्म करके फीस और पेनल्टी उस पर। हमारी ग्रोथ आपने देखी होगी, जीडीपी ग्रोथ 7.4-7.5% के आसपास कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे यूथ है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। ये जो प्रेशर है उसे मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। जब पढ़ें आप थोड़े फोकस से पढ़ें, रिलैक्स रहें। तो हमें देखना कि जो हमारे लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं, और उन्हें हम कैसे एक बेहतर माहौल। आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्में देखी होंगी जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी टीम पहुंचती है एक ऐसी जगह पर जहां पर काला धन छिपाने वाले, फिर वो चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, उनके यहाँ की ज़मीनें खोदते हैं, बेड तलाशते हैं, दीवारों को तोड़ते हैं और वहाँ से निकालते हैं बड़ा सा काला धन। हाल ही में अजय देवगन की 2 फिल्में आई थी, रेड। आज हमारे साथ रियल लाइफ के एक ऐसे ही हीरो बैठे हुए हैं और एक लंबी जर्नी उनकी रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उनसे आज बात करेंगे उनकी रियल लाइफ के किस्सों के बारे में, यहाँ तक वो जो पहुँचे हैं वो किस तरह का पूरा एक सफ़र रहा, क्या किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो हमारे साथ हैं प्रताप सिंह जी, जो कि चेन्नई में चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर है और दिल्ली एनसीआर में भी एक काफ़ी लंबा समय आपने बिताया। सर, राष्ट्रीय टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो एक गांव से निकलकर जो ये आपका सफ़र शुरू हुआ, ये जर्नी किस तरह की रही? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ एक्साइटमेंट भी होगी, टेंशन भी बीच बीच में आई होंगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में एक बार बताइएगा। देखिए, जो जर्नी है मेरी, इफ़ आई मे बी परमिटेड टू से सो, इट हैज़ बीन वेरी गुड जर्नी, फिनोमिनल जर्नी। और मैंने आई हैड नेवर एवर थॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि मैं आई विल कम दिस फार इन लाइफ। सो गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। माई फैमिली, माई पेरेंट्स, दे हैव बीन वेरी वेरी केयरिंग, supportive. Then my teachers have a great role in my life and career. The way they guided me, the way they supported me. But जो biggest turning point था मेरी लाइफ का, कैरियर का, ऑफ माई जॉइनिंग आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। अब वहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि यू आर रबिंग योर सोल्जर्स विद द वेरी बेस्ट। जैसे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वो ऐसा नहीं कि यूपी के हैं, बिहार के हैं, वहाँ आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, हर जगह, केरला, पंजाब, हर जगह के लड़के हैं। Then professors are very eminent, very learned, very knowledgeable. The very ecosystem is so good. जैसे मेरे हॉस्टल की बात करूं मैं, तो मेरे सामने जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का टॉपर, उसी 2nd रैंक आई ऑल इंडिया। देन 4 रूम छोड़ के एक लड़का, उसकी 8th रैंक आई सिविल सर्विसेज में। मेरे हॉस्टल से ही 30-40 सक्सेसफुल कैंडिडेट, वन आफ्टर द अदर। When you live in that kind of ecosystem, फिर आपको लगता है यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक उस तरह की फीलिंग अंदर से आती। फिर आप यू कैन डिस्कस विद योर कलीग्स, स्टूडेंट्स हैं, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, आप मैं समझा रहे हैं, वहाँ बैठ के आप चर्चा कर सकते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, बहुत सारी चीज़। तो मैंने 4 बार यूपीएससी दिया। यूपीएससी 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज, 2 बार सिविल सर्विसेज, और चारों बार आई वाज लकी इनफ टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट। और जो मेरा 2nd अटेम्प्ट था दोनों में, सिविल सर्विसेज में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज आई सिक्योर्ड रैंक ऑफ 25 ऑल इंडिया। सिविल सर्विसेज में मेरा 290 कुछ रैंक था। तो वो चीज़ हुई। उसके बाद जब मैं सर्विस में आया तो सर्विस में सीनियर्स का बहुत सपोर्ट है। तो आज मैं सब सीनियर्स को सैल्यूट करता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने गवर्नमेंट में काम करना सीखा।
मैंने कुछ बहुत स्मार्ट ऑफिसर्स के हेडक्वार्टर्स में काम वैसे तो आमतौर पर गवर्नमेंट जॉब में जो रहते हैं अपने सीनियर्स के लिए कहते हैं यार बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं काम में। उनसे जैसे आप सीखते हैं, देखिए वो एसेंस है। एक आदमी आपसे 30 साल सीनियर है, 25 साल 20 साल सीनियर है, तो अगर आप उनके साथ काम करते हैं क्लोजली तो आप उन्हें वॉच करते हैं, देखते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। आप जितना 25 साल में सीखेंगे, यू कैन लर्न लेट्स से इन ए फ्यू मंथ्स फ्रॉम बाय वर्किंग क्लोजली विद ए सीनियर, है उन्हें देखना, उनसे बात करना, या कभी कोई चीज़ हुई क्रिटिकल सिचुएशन है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। फिर मुझे ना गवर्नमेंट एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि नॉट ओनली कि जो टेक्निकल काम है आपका डिपार्टमेंट का वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ सोशल और वो कर सकते हैं। तो आपको याद ही है गुड़गांव में हम लोगों ने बहुत क्लोजली काम किया साथ में, तो हमने 2 बिल्डिंग बनाई, 190 करोड़ की ऑफिस बिल्डिंग जो करीब करीब इनॉग्रेशन के लिए तैयार है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो 323 करोड़ का है। 50 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू भी आपने इकट्ठा कराया, वो एक बड़ी बात है। 50,000 करोड़ रेवेन्यू थी, अब लोगों ने पे किया, उसमें उस तरह की चीज़ नहीं थी, बट हमने कुछ ऐसी कोशिश करी कि लोगों को एक मोर फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट, लोगों की तकलीफ सुनना, समझना, और हमने ये कोशिश करी कि जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम करेंगे, जो हम नहीं कर सकते हम दिल्ली या जो भी सीनियर लोग हैं हमारे विल टेक दोज प्रॉब्लम्स टू देम। तो लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अफेक्शन मिला, और पर्सनली भी मेरे लिए जर्नी काफ़ी इनरिचिंग रही। देखिए मैंने 3 बुक्स लिखे, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, रिसर्च पेपर, एक तो हमारे हाथ में ही है। कमेटीज को, हाँ। सो दिस इज माय लेटेस्ट बुक इन द सर्विस ऑफ द नेशन, इस पर भी आएंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ ए ब्यूरोक्रेट। तो मुझे गवर्नमेंट में काम करना एक बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्साइटिंग लोगों से मिलने का मौका मिला अक्रॉस फील्ड, जिसमें शायद गवर्नमेंट में नहीं आता तो आपसे मिलना नहीं होता। बिल्कुल। द पीपल अक्रॉस ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, अदर फील्ड, बिजनेस से बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, उसमें ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेटी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं। जो देश की प्रगति है उसमें बिजनेसेस का बहुत हाथ है, उसमें जो दूसरे लोग हैं, पीपल फ्रॉम डिफेंस फोर्स, पीपल फ्रॉम लेट्स से मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, तो सबके काम की महत्ता है और सबका काम इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारी लोगों से मिलने का मौका मिला और उनसे सीखा, बहुत कुछ इम्बाइब किया। तो अब तक की जर्नी में यही कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। बहुत सारे यूथ है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एक कन्फ्यूज़न भी रहता है डायरेक्शन को लेकर। और मैं बहुत सारे ऑफिसर से मिला हूँ कि मैंने जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान की उनकी जर्नी, किस तरह से वो तैयारी करते थे, प्रिपरेशन, वो भी मैंने जाना। एक लोगों के जहन में होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 24 घंटे सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो कुछ 2-3 ऐसी टिप्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जो युवा, उनके जो काम आए। देखिए जब मैंने अपियर किया था एग्ज़ाम, और आज के टाइम में थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, एग्ज़ाम बहुत टफ है, नो डाउट। हम रेशियो की बात करें तो 8-10 लाख लोग अपियर होते हैं, 1000 के आसपास लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो देखिए रेशियो 800:1 का है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कैंडिडेट्स को, जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो इट डजेंट रिफ्लेक्ट अपॉन देयर कैपेबिलिटी और देयर ब्रेन और देयर प्रिपेयर्डनेस और हार्ड वर्क। तो नहीं हो तो आदमी को बहुत निराश नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन द प्रोसेस जो आप गेन करते हैं, जितना नॉलेज आपको मिलता है वो बहुत इनॉर्मस है। और मैं ये सोचता हूँ कि आज के टाइम में जो सिस्टम चल रहा है तो करीब 2 से 3 साल का प्रोसेस इज सफिशिएंट। आप 1 साल तैयारी करें अच्छी तरीके से, फिर एग्ज़ाम लिखें एक बार, फिर दूसरी बार एग्ज़ाम लिखें, और मेरे ख्याल से फिर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो देयर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल, और उनके बारे में सोचना चाहिए। सो सिविल सर्विसेज इज़ नॉट द ओनली कैरियर, सो देयर लॉट ऑफ अदर कैरियर्स
बट सिविल सर्विसेज के लिए ना एक थोड़ा सा सम काइंड ऑफ ग्रिट, मेंटल टफनेस इज नेसेसरी. कैन यू क्रैक ए प्रॉब्लम, ए क्वेश्चन जिसके बारे में आपको बहुत आइडिया नहीं है. मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ एक बार सिविल सर्विसेज से. तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का फर्स्ट पेपर था और हम लिख रहे वो पेपर. अब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, आई हैव डन इट, आई हैव रेड इट, आई न्यू आंसर, और फिर नहीं कर पाया मैं उसे. पर्टिकुलर क्लू आई फॉरगॉट. तो वो क्वेश्चन हटा, फिर मैं दूसरा अटेम्प्ट किया, वो भी मेरा लाइक आई न्यू एंड वो भी नहीं कर पाया. अब फिर देखिए इस प्रोसेस में मेरा 20-25 मिनट वेस्ट हो गए, इतना प्रेशर बिल्ड हो गया. और फिर मैंने अटेम्प्ट किया वो, तो बाय द टाइम आई कुड फिनिश आउट ऑफ 300 आई कुड फिनिश ओनली 245. एंड आई वाज बिट फ्रस्ट्रेटेड. दैट वाज लाइक ए स्ट्रॉन्ग पेपर एज फॉर मी. 2 घंटे के बाद फिर दूसरा पेपर होना था. तो मैं उतने टेंशन, तो आई डिड नॉट डिस्कस विद एनीवन कि भाई क्या होगा. सेकंड पेपर मैंने प्लान किया अच्छी तरीके से. लाइक आई न्यू कि एटलीस्ट सम 180-190 उतना मुझे स्कोर करना है. तो अच्छा किया मैंने मेरे हिसाब से. अब देखिए रिजल्ट आता है. फर्स्ट पेपर आई सिक्योर 205 आउट ऑफ 245 अटेम्प्ट, जो मैंने सोचा नहीं था. सेकंड पेपर आई गॉट 111, जो मैं एम कर रहा था 180-190. मतलब बिल्कुल एकदम उलट हो गया. जहाँ सिविल सर्विस जैसे मैं समझ में नहीं आया. देखिए जो मेरा सेकंड ऑप्शनल था, जिस लड़के से मैंने सोशियोलॉजी सीखी, मेरे सीनियर थे हॉस्टल के, उनके मार्क्स मुझसे कम आए. ही वाज एक्सपर्ट, पीएचडी, वो पीएचडी कर रहे थे सोशियोलॉजी में. अब वो इतने प्रेशर में आए, तो ये जो प्रेशर है उसे मैनेज करना आना बहुत ज़रूरी है. जब पढ़ें आप थोड़े फोकस से पढ़ें, रिलैक्स रहें, और एक इस तरह की एक कैपेसिटी डेवलप करनी ना, जो एग्ज़ाम टाइम टेम्परामेंट. इंजीनियरिंग सर्विसेज का बताता हूँ मैं आपको. तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हम एग्ज़ाम दे रहे, आईआईटी से हम लखनऊ गए, जो यूपीपीएससी का हॉल है, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर था. तो उससे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो. आई वॉज इन हॉस्पिटल. तो डॉक्टर की एडवाइस अगेंस्ट मैंने डिस्चार्ज लिया, टैक्सी पकड़ी, मैं लखनऊ गया. ग्लूकोज पी के मैंने एग्ज़ाम दिया है. हालत नहीं थी मेरी. तो पहले 1-2 एग्ज़ाम सिंपल थे, वो हो गए. तो फिर इंजीनियरिंग का कन्वेंशनल फर्स्ट पेपर आता है. अब वो पेपर जब मैंने पढ़ा तो यू विल नॉट बिलीव, मेरे होश उड़ गए उसे देख के. उसमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा था कि यार कैसे करेंगे. मतलब जो प्रिपरेशन थी उसकी एकदम उलट सारी चीज. नहीं, वो बहुत टफ पेपर था. अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ बाकी लोगों की क्या हालत है कि मैं अकेला ही टेंशन में बाकी तो सब. तो फिर किसी तरीके से हमने किया, बट आई डिड नॉट डू वेल इन दैट पेपर. और जो पूरा एक हौसला था ना, ख़त्म हो गया. तो हम आपस में डिस्कस कर रहे, जो आ रहे थे आईआईटी का जो ट्रूप था, वहाँ ग्रुप था, कि बोले कि अगर जो नेक्स्ट पेपर, जो लास्ट पेपर था हमारा कन्वेंशनल 2, वो भी अगर इतना ही टफ आएगा तो हम वो पेपर छोड़ के, सिलेक्शन होना नहीं, हम हजरतगंज जाएंगे, चाट खाएंगे और थोड़ा पिक्चर देखेंगे, तब हॉस्टल कानपुर वापस आएंगे. तो जब हम गए, आई थिंक फ्यू डेज लेटर, जो सेकंड पेपर था, हॉल में बैठे ना हम, तो वो क्वेश्चन पेपर पढ़ा मैंने. तो अगेन जैसे वो लगा कि यार इसमें कोई हवा नहीं लगी. तो इधर उधर देखते हैं ना, मैं बराबर में एक लड़का बैठा था, एक रो छोड़ के. मैंने कहा मूवी पक्की, और तुम्हें चाट पक्की करना है वो कर लीजिए. खैर वो पेपर हमने दिया जो कुछ कर सकते थे. अब देखिए कैसे होता है यूपीएससी का, मैं वो बता रहा हूँ. जब रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो मुझे उम्मीद थी नहीं, अच्छा नहीं किया था. तो मैंने अपना रोल नंबर एक लड़के को दिया जो जा रहे थे एग्ज़ाम देखने. दे यूज्ड टू गो टू सिटी टू हैव अ लुक एट इट, कि बोले तुम जा रहे हो, मेरा देख लेना, होगा तो है नहीं. तो उसने वहाँ से फ़ोन किया मुझे, कानपुर सिटी से, कि यार तेरा नंबर है. तो बोले एक बार चेक कर, इसीलिए लिख के दिया कि नहीं तुम्हारा नंबर. तो
आई वाज बिट सरप्राइज, फिर मुझे लगा कि बॉर्डर लाइन केस होगा, है, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं 3 टाइम्स होता है, जो Okay. फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट होती है। अब देखिए इंटरव्यू के लिए आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और वो somehow that interview did not go on expected lines. अब मैं I was trying to explain something the board member was not appreciating. तो मैंने एक बार उनसे ऐसे कह दिया, झुंझला कह जाता है ना आदमी कि सब if this is not correct then what is the correct answer, and then member shot back this is my question to you. तो बिल्कुल फिजा बदल गई। तो मैं फिर आई अपोलोजाइज टू हिम, और मैंने उनसे कहा कि देखिए साहब, व्हाटएवर आई हैव रेड और आई बीन टॉट ऑन दैट बेसिस, दिस इज माय इंप्रेशन बट आई मे हाउएवर बी रॉन्ग। तो जो बोर्ड के चेयरमैन थे, ही अंडरस्टूड माय प्रीडिकामेंट, और फिर उन्होंने नेक्स्ट मेंबर को कहा कि आप पूछिए। तो इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, रिटर्न भी अच्छा नहीं। जिस दिन उसका रिजल्ट आया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वी हैड कम टू दिल्ली फ्रॉम कानपुर फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया, बीच में ठीक ठाक हुआ, वी वर थ्रू। पता लगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट निकल गया। तो हमने IIT हॉस्टल IIT दिल्ली में सामान रखा, उम्मीद थी नहीं होगा, मैंने चलो घुमाते हैं UPSC। अब मैं गया, मैं लिस्ट देखता हूँ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, माय नेम वाज एट 25th प्लेस। ओके। अब मैं कंफ्यूजन में आई केम आउट गेट तक, फिर मैंने सोचा कि यार मेरे नाम का दूसरा लड़का भी तो हो सकता है, रोल नंबर तो आई डिड नॉट चेक। मैं दोबारा गया और मैंने पर्स निकाला, वो रोल नंबर चेक जस्ट टू चेक कि ये मेरा ही है और किसी का है। और मेरा ही था। तो जैसे दिस इज UPSC। अब उस बार जब बाद में पता चला कि मेरिट लिस्ट इतनी नीचे गई और टफ था, तो सबके पसीने छूटे, मेरे ही नहीं थे। तो आदमी को ये अपना मेंटेन करना, बैलेंस इन टफ सिचुएशंस इज वेरी वेरी एसेंशियल इन UPSC। और इंटरव्यू में भी थोड़ा सा कूल काम रहना, ऑनेस्ट रहना। कभी कभी आप अगर गलत बात कहें तो दैट इज टेकन वेरी like unkindly by the board member. They are very learned people, senior learned, they have done very big things in their life. That's how they are sitting and judging the people for civil services. तो ये UPSC की लाइन है, आप पढ़िए, ऊपर वाले का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं फिर कहता हूँ, जो भी आप पूजा पद्धति फॉलो करते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, वो हेल्प करता है आदमी को नर्व्स काम करने, और टफ काम रखता है आपको, टफ सिचुएशंस हैंडल करना आपको आना चाहिए। कभी कभी ना पीपल विल्ट अंडर प्रेशर, जैसे आप देखते हैं एग्जाम में, अब यार कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो उस सिचुएशन में रिगल आउट करना, कुछ करना, ठीक ठाक करके निकलना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सलाह ये स्पेशली कि जो लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, प्रोसेस में कर रहे हैं, और जो मेरी बुक है उसका एक लिखने का पर्पज़ ये था, जो गांव से बच्चे आते हैं, उन्हें थोड़ा सा दे शुड एस्पायर बे, वो उन्हें ये नहीं छोड़ना कि भाई हमें पुलिस फोर्सेज या आर्म फोर्सेज नहीं जाना है, या हमें लेखपाली बनना है, या रेवेन्यू ऑफिशियल। सो उन्हें परेशानी बहुत झेलनी पड़ती, उनकी अच्छे स्कूल्स नहीं है रूरल एरियाज में, अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता। सबसे इम्पोर्टेंट वही है सर कि गाइडेंस अच्छा नहीं है। उन्हें फिर बुक्स नहीं मिलते, तो उन्हें एक ये रखना, अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो देन स्काई इज द लिमिट। बुक पर ही आते हैं सर, कि जो आपने ये हाल ही में बुक लिखी है, इन सर्विस ऑफ द नेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए ब्यूरोक्रेट्स, कहाँ से ये आपको आइडिया? और दूसरा, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो देश के डेवलपमेंट में किस तरह का रोल प्ले करता है? देखिए, जो बुक है, दिस इज द एसेंस ऑफ माय एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द गवर्नमेंट ओवर लास्ट 34-35 ईयर्स। और इसके लिखने के पीछे 4-5 मोटिवेशंस मेरे। पहला मोटिवेशन ये था कि जो गांव के लड़के लड़कियां हैं, उनके सामने इस तरह की डिफ़िकल्टी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उन्हें किस तरीके से इंथ्यूज करें टू एम हाई, टू एस्पायर बिग,
एंड हाउ टू थिंक बिग, क्योंकि somehow उन्हें दे आर टोल्ड कि नहीं आप IIT में नहीं जा सकते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते, JNU में नहीं पढ़ सकते, बड़ी जगह नहीं जा सकते। तो लोगों को इन चीज़ों में ना आके दे शुड एम बिग। परेशानी आएंगी बट नथिंग लाइक नो परेशानी इज इनसरमाउंटेबल। वो सब कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। दूसरा इसमें मेरा एक एम ये था कि हाउ द टैक्स डिपार्टमेंट रियली वर्क्स, इंटरनल वर्किंग ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताना, क्योंकि उसके रिटन अकाउंट्स नहीं है हमारे पास में। आपने देखा होगा IAS ऑफिसर्स लिखते हैं, डिफेंस से भी लोग लिखते हैं, पॉलिटिशियंस लिखते हैं, टैक्स ऑफिसर्स समहाउ थोड़े से माइजरन नहीं लिखते टैक्स डिपार्टमेंट की वर्किंग बारे, दूसरी चीज़ों के बारे में लिखा हूँ, लिटरेरी इधर उधर की चीज़। तो आई वांटेड टू राइट समथिंग अबाउट द इनर वर्किंग, इनर रिंग ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट। देन एक जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उन्हें एक मैसेज छोड़ना था मुझे। होता क्या है कि गवर्नमेंट में कई एक बार आपको वो नहीं मिलता जो आप फील करते हैं आप डिजर्व करते हैं, ठीक है ना। आपको जैसे स्टेशन अपनी चॉइस का नहीं मिलेगा, पोस्टिंग आपकी चॉइस नहीं मिलेगी, और उस टाइम आपको पेशेंस रखना और काम करते चले जाना। जैसा नहीं पेशेंस करना था बैठ गए, वो काम नहीं कर रहे। हर एक अगर पोजीशन गवर्नमेंट में क्रिएट हुई है तो उसका कुछ पर्पस फंक्शंस है। आप अच्छी तरीके से काम करेंगे यू विल गेट नोटिस। तो प्रेसिडेंट ओबामा का एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे लोग हैं वो बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, बट दे डोंट नो हाउ टू फिक्स द प्रॉब्लम। मतलब सॉल्यूशन फाइनली व्हाट मैटर्स इज कैन यू गेट द स्टफ डन, कम व्हाट मे, can you get the things done, can you get the stuff done, do you have that in you, are you that kind of person? तो हमें वो चीज़ करनी। तो जब हम ऐसे हैं कि भाई कोई परेशानी हो कहाँ से I'll take up this project में I'll get it, नहीं एग्जैक्टली। और then you are फिर एक गुड़गांव मॉडल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने भी देखा, मैंने पेज पलट रहा था तो उसमें मुझे मुंबई भी दिखा, कानपुर भी दिख रहा है, मैं इसको जरूर पढ़ूंगा, और गुड़गांव भी दिख रहा है। तो हाउ टू डेमोक्रेटाइज टैक्सेस, हाउ टू टेक टैक्सेस टू द डोर स्टेप, टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, एंड यू नो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इन कंसल्टेशन विद यू एंड अदर फ्रेंड्स वी इनिशिएटेड इन गुड़गांव, जिसमें टैक्स हेल्पलाइन है, टैक्स आउटरीच है, बहुत सारे मीटिंग्स हम लोगों ने किए हैं। एंड तो टैक्स पेयर्स के साथ काम करने में आनंद बहुत आया। मुझे पर्सनली गुड़गांव बहुत पसंद है, और हमने टैक्स पेयर्स को आया नहीं आया, आपको तो आया, उनको भी आया। जब मैं आया था गुड़गांव में, जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा जो कलेक्शन था गुड़गांव का 18,000 करोड़ के आसपास, 18,000 करोड़। By the time I left 3 years down the line, we touched 50,000 crore. तो ये रेट मार के हुआ या प्यार से कहने से? प्यार से किया। देखिए जो डिपार्टमेंट का सिस्टम है, जो अप्रोच है, अब रेट की तरफ कम हुई है। हम इन्फोर्समेंट कम करना चाहते, हम फैसिलिटेटिव अप्रोच, हमारे जो प्रेजेंट चेयरमैन साहब हैं रवि अग्रवाल जी, उन्होंने एक नज अप्रोच दिया है, लोगों को जेंटली थोड़ा सा समझाइए, नज करिए, फैसिलिटेट करिए, तो जिससे अननेसेसरी डिस्प्यूट ना हो, गवर्नमेंट को टैक्स आ जाए, लोगों को दिक्कत कष्ट ना हो, और एक ट्रस्ट डेवलप करे टैक्स डिपार्टमेंट में और टैक्स पेयर। वही प्रमोट करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हम कहते हैं ना। अभी जो कुछ चेंजेस आए भी है टैक्स सिस्टम को लेके, एक दौर ऐसा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके एकदम डर, दहशत, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो काला धन या सब करो, ना केवल उनके छोटे मोटे व्यापारी भी टेंशन में रहते थे, यार रेड ना हमारे यहाँ पर पड़ जाए। तो अब जैसे ये जो प्रावधान किए गए हैं कि भी नहीं ठीक है, अब कोई सजा वजा नहीं करते हैं, अगर आपके पास ब्लैक मनी है आप सीधे सीधे उसको डिक्लेयर कीजिए, उसका जो भी 30% 20% जो भी है आप उसको पे करके आप अपना उसको क्लीन कर लीजिए। ये जो बदलाव हैं समय के साथ आए, इन्होंने कितना इस सबको बदला है, और ये क्या उसी का एक वजह है कि जो 18,000 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन होता था गुड़गांव में, और 1-2 साल के अंदर अंदर वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, मतलब 50,000 करोड़ से करेक्ट ज्यादा, बहुत बड़ा कलेक्शन। देखिए डिपार्टमेंट की जो ग्रोथ हुई है पिछले कुछ साल में, देखिए जब हम आए थे डिपार्टमेंट में, हमको 10,000 से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ऐसा टैक्स 10,000 करोड़ के आसपास कलेक्ट करते थे,
आज हम 25 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स बड़ा अमाउंट है, रेशियो बहुत बड़ा। आप 250 गुने का 250 टाइम्स वी हैव ग्रोन। हमारे जो टैक्स पेयर थे तब 70 लाख के आसपास थे। अब जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो 9.22 तो लास्ट ईयर था। इस बार जो मुझे लगता है 10 करोड़ के आसपास कहीं हम टच करेंगे मार्च तक। डिपार्टमेंट की फिजा बदल गई। देखिए इतना टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है डिपार्टमेंट में। अब टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, 24/7 घर से आप कंप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या टाइम की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, टाइम की बचत होती है, और वो प्रोडक्टिवली आप वो टाइम दूसरी चीज़ में लगा सकते हैं। हर चीज़, चाहे टैक्स फाइलिंग है, टैक्स प्रोसेसिंग है, रिफंड है, सब ऑनलाइन है। टैक्स असेसमेंट अपील ऑनलाइन है। अब आपने एक कंसेप्ट आई है प्री फिल्ड रिटर्न की। द मोमेंट यू लॉग ऑन टू द डिपार्टमेंटल सिस्टम, आपकी सब डिटेल्स प्री पॉपुलेटेड, आपकी इनकम कितना, टैक्स पेड कितना, TDS कितना, ये कितना, आप देखिए, चेक करिए, सब चीज़ ठीक है, ओके कर दीजिए, रिटर्न फाइल हो गया। ग्रीवांस है, ऑनलाइन ग्रीवांस दीजिए। और ग्रीवांस का इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाया है गवर्नमेंट ने, टैक्स डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ इट। PM प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफिस उसे मॉनिटर करता है। अगर वो बियॉन्ड 1 साल एड्रेस नहीं हुआ, फिर बीच में जैसे जैसे 2 महीने से ऊपर हुआ, सीनियर आदमी देखेगा, 6 महीने हुआ तो और सीनियर आदमी को एस्केलेट हो जाएगा वो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी नया इनकम टैक्स एक्ट आया है हमारा, जो इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसे हम 1 अप्रैल से लागू कर रहे हैं। वो तो बहुत सिंप्लीफिकेशन गवर्नमेंट ने किया है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जो प्रेजेंट बजट आया कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन, जो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिस पर जेल वेल की सजा का प्रावधान था, वो ख़त्म करके फीस और पेनल्टी उस पर कर दी। वो जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट का मकसद किसी को ऐसा नहीं है ना, कष्ट देना नहीं। और TDS वगैरह के रेट कम किए हैं, TCS के रेट कम किए हैं। तो बेसिकली एक ऐसी चीज़ कि लोगों को दिक्कत ना हो, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस प्रमोट हो, अपने आप लोग करें, और शायद रेट वेट करने के हमें नौबत ना आए। कुछ केसेस में फिर भी हम करेंगे, क्योंकि जो लोग है कि जो नहीं चेंज नहीं होना चाहते, तो उनके साथ वो अब एक स्कीम भी ला रही है गवर्नमेंट इस बजट में, जिनके फॉरेन एसेट्स हैं थोड़े बहुत, तो उन्हें हल्का सा कुछ पेनल्टी के साथ में दे कैन डिक्लेयर, और वो मामला कोई, और जिनके बहुत ज़्यादा है वो तो फिर पुराना सिस्टम में चलेगा। फिर तो वहाँ हंटर ही काम देगा। ज़्यादा बड़े लोगों के पास नहीं, छोटे लोग कि छोटा छोटा कहीं कुछ है तो आप अपना डिक्लेयर कर दो, वो सब हो जाएगा। सर, आज पूरी दुनिया एक आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। युद्ध है, मंदी चल रही है, सप्लाई चेन को लेकर हो रहा है, ट्रम्प साहब कुछ भी कह देते हैं तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत को, इंडिया को अपनी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए वर्मा जी, पहली बात तो इंडिया ठीक ठाक कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी ग्रोथ आपने देखी होगी, GDP ग्रोथ, वो पिछले 2 क्वार्टर थे, जैसे जून था, सितंबर था, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ रही, उम्मीद से कहीं ऊपर 8% के आसपास। एक क्वार्टर में शायद 7.8 था, एक में शायद 8.2 था। और ऐसा अनुमान है कि जो ईयर है ये हम 7.4-7.5% के आसपास कंप्लीट करेंगे ग्रोथ। तो थोड़ा बहुत एक डिसलरेशन होगा इन दीज 2 क्वार्टर्स, बट 7.4-7.5 इज द हाईएस्ट GDP ग्रोथ एनीवेयर ग्लोबली। पहली चीज़, हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है अच्छा है। हमने कोविड के टाइम में ज़्यादा खर्च किया था बोरो करके, तो जो गवर्नमेंट ने किया 4.4% पे वो मेंटेन किया। इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम है, हमारा डेट टू GDP रेशियो काफ़ी ठीक ठाक है, खराब नहीं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हमारे बैंक्स की बैलेंस शीट ठीक ठाक है, वो सब चीज़ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे 700 बिलियन के, तो 11 महीने के आसपास का कवरेज है इंपोर्ट वगैरह का। अब हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहाँ पे,
पहली प्रॉब्लम है हमारी, एक तो जॉब का जनरेशन उतना नहीं हो रहा जितना कि हमें चाहिए। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो नए बॉयज़ एंड गर्ल्स दे आर कमिंग इनटू द जॉब मार्केट, दे आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ जॉब, वी हैव नॉट बीन एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एक चीज़। दूसरी चीज़ इनकम इनइक्वालिटी, वो एक बड़ा मुद्दा है कि जो हमारी लोअर 50% पॉपुलेशन है उनकी इनकम काफ़ी कम है। और वो ऐसा एस्टिमेट है इकोनॉमिस्ट का कि करीब 15% ही इनकम उनके पास है, जो लोअर 50% है। तो हमें ये देखना है कि उनकी इनकम हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये जो कैपिटल की फ्लाइट है कंट्री से, हमारा एफडीआई ग्रॉस एफडीआई आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से एफडीआई बाहर जा रहा है, तो नेट एफडीआई कम है हमारा काफ़ी, वो इनसिग्निफिकेंट सी वो चीज़ है। तो एफडीआई से क्या है कि एक जो इनकम जनरेटिंग एसेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशन से वो बनते हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारे लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो बाहर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं कर रहे, और उन्हें हम कैसे एक बेहतर माहौल, बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो उस चीज़ के तरफ हमें एक प्रयास करना। दूसरा, जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है, आपको पता है कि यूएस के साथ डील हो गई, तो अब वो जो टेंस नर्व थी वो काम हो जाएंगे, मुझे लगता है। ईयू के साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन किया, यूरोपियन यूनियन, वो बहुत बड़ा एक जीडीपी ब्लॉक, आई थिंक वो एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है भविष्य के लिए। तो ये दोनों चीज़ हो गई, प्लस हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है एंड यूएई के साथ किया है, कुछ और कंट्रीज़ के साथ हम कर रहे हैं। तो विद दैट आई थिंक ये जो चीज़ है हमारा कि एक जो बायलैटरल अरेंजमेंट है ट्रेड वगैरह का, फिर हमने बहुत सारा जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं और एक्सपोर्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे काफ़ी ट्विकिंग करी है। तो इट विल टेक केयर ऑफ जो ट्रेड अनसर्टेनिटी का पार्ट है। तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें और अच्छा करते रहने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी वॉचफुल। पर्सनली आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई होप दैट एवरी इंडियन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर फ्यूचर। सर, हम विकसित भारत की बात करते हैं, क्या सच में भारत विकसित हो रहा है? अभी और क्या बदलाव की ज़रूरत है? टैक्स सिस्टम है उसमें क्या, अभी खैर आपने बताया कि 2025 का जो नया टैक्स सिस्टम जो आ रहा है वो अप्रैल से लागू हो जाएगा, और ऐसे क्या बदलाव हैं जिसको लेकर हम साथ चलें, जिस विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं वो असल में ग्राउंड पे वैसा विकसित दिखे? जैसे आपने भी कहा कि अभी भी जो 50% जो लोअर क्लास है उसके पास वो उतना इनकम नहीं है, वो जो एक डिसबैलेंस है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, विकास हो रहा है इसका तो आंसर बिल्कुल एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग यस है, हो रहा है। देखिए, the number of airports we have made, and beautiful airports. Our airports look better than European airports. One of the best airports are in country. रोड का जो नेटवर्क हमने बिल्ड किया, बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत हम देखते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले, we have done phenomenal work in that direction. Then extreme poverty हम लोगों ने ख़त्म करी, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। उसके बारे में ज़रूर दो मत हो सकते हैं कि लोगों की उम्मीद ज़्यादा थी, शायद हम उस लेवल पर नहीं पहुँचे, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, रहन सहन है। अब गांव में आपको कार दिखेंगी, मैं छोटा था तब कार नहीं दिखती थी, शहरों में भी इतना नहीं थी, ठीक है ना, पड़ोसियों से मांग के से मैनेज करते थे। वो जो चीज़ थी कि अब वो जो चीज़ है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हुई। अब आज की तारीख में आदमी, एक नॉर्मल पर्सन इज़ वर्किंग मोर, इज़ मोर प्रोडक्टिव, बिकॉज वो उस तरह के एसेट्स हैं। अब जैसे हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई वगैरह, वो एक इतना अच्छा सिस्टम है, हमने डेवलप किया ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, वो बहुत अच्छा है। कोई पान वाला है, सब्जी वाला है, वो भी यूज़ कर रहे हैं, रिक्शा पुलर है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हमने जो आयुष्मान भारत का कवरेज है, फ्री हाउसिंग है, बट अब ये है कि जो नीचे वाला तबका है उसकी हमें इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। श्योर, उसके बिना हम विकसित भारत नहीं बनने का कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना,
एक तो मिनिमम वेजेस बढ़ाना, अब बाई लॉ, बट हमें क्या है ना, उसका एक इम्पैक्ट होता है, इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट होगा लोगों, हमारे ड्राइवर हैं, मेड है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, छोटे लोग हैं, सब्जी वाले वेंडर्स हैं, दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं उस तरह का। तो उन्हें एक मिनिमम, हम जैसे बड़ा शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, तो 25-30 हज़ार रुपया मिलना चाहिए, बिना उसके कैसे डिग्निटी की लाइफ होगी। छोटा टाउन है तो और थोड़ा कम, 22,000 24,000 ऐसा। तो ऐसा बाई लॉ हम बनाए, टिल इंडस्ट्री इज एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो 3,000 4,000 2,000 5,000 फैमिली को, एक आदमी को आप वो ट्रांसफर करिए। फिर हमें, जैसे आपने देखा हो ना, कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं कि साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो भी उनका बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। रेगुलराइजेशन करिए अगर आपको, तो इंडस्ट्री नीड टू थोड़ा सा अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। अगर समाज में प्रॉस्पेरिटी आएगी तो उसका फायदा इंडस्ट्री। लेकिन क्या इंडस्ट्री को टैक्स में फिर बेनिफिट्स नहीं देना चाहिए? जैसे दुबई या दूसरी कंट्रीज हैं, टैक्स ही नहीं है, इसी वजह से वो भाग के इधर उधर निकलते हैं। अभी आप देखेंगे टैक्स इतना कॉम्पिटिटिव है इंडिया का, टैक्स ज़्यादा नहीं, कंपनी का टैक्स रेट देखिए 15% है न्यू यूनिट्स का, स्टार्टअप का, कुछ का 22% है, जो छोटी हैं 400 करोड़ तक वाली 25% है, और जो बड़ी हैं उनका 30% है। तो टैक्स रेट कंपनी का ज़्यादा नहीं, इंडिविजुअल भी आपने देखा, लास्ट ईयर हम लोगों ने ड्रीम बजट दिया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, तो 12,75,000 तक की इनकम माफ़ हुई, और उसमें जो टैक्स फोरगोन था, हमने लास्ट बजट आया, इस बजट में था नहीं ज़्यादा कोई बड़ा प्रपोजल, तो टैक्स फोरगोन 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा था। उतना सरप्लस मनी ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के पास है, उससे वो घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, टीवी, फ्रिज, उसी से इकॉनमी चलती है, कंज्यूमर फैलता है। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन फ्रंट पे कर रही है। अब हमें क्या करना है, एक तो जॉब जनरेशन, जॉब जनरेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को हमें प्रमोट करना। हम टी शर्ट बना रहे हैं, हम फार्मा बना रहे हैं, हम कार बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, ये, और उसमें जो हाई वैल्यूड आइटम वो बनाना। तो एक तो ये चीज़ है, जिससे मान लीजिए एक कार, आप मारुति का जो छोटा बना रहे हैं, जो भी गाड़ी है, और एक मर्सिडीज, BMW, ऑडी बना रहे हैं, तो जो वर्कर काम करेगा ऑडी की फैक्ट्री में, यू कैन पे हिम मोर पे, एग्जैक्टली, है कि वो प्रोडक्ट, वो उतनी लेबर में एक महंगा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। तो वैल्यू चेन में हम लोगों को ऊपर जाना, रिसर्च इनोवेशन करना, और हमारी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारा दिल्ली का पोल्यूशन है, दिल्ली NCR, बट टेक्नोलॉजी शुड फाइंड सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम। हमारी जो क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक EV है, इलेक्ट्रिक बैटरीज वगैरह है, उस पर थोड़ा सा बढ़िया, क्योंकि लिथियम हमारे पास है नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो एल्यूमिनियम आयन टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि काम करने की जरूरत नहीं, कुछ अल्टरनेटिव्स पर। ये टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सर, AI का ज़बरदस्त वो चल रहा है, तो ये जो टैक्स चोर है, AI से कभी पूछते हैं कुछ ऐसे हाथ लगे कि टैक्स चोरी करके कैसे बचा जाए, या जो टेक्नोलॉजी अब जो डेवलप हुई है, तो उसके साथ आप लोगों ने भी खुद को कितना एडवांस किया? जैसे AI क्या है, AI डेटा को कंपाइल करने में, प्रोसेस करने में वो बहुत बड़ी हेल्प है, जो काम मैनुअली नहीं कर सकते, तो वो फ़ायदा है। तो AI हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। 2016-17 जब ये डिमोनेटाइजेशन आया, तो काफ़ी लोगों ने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा वो कोशिश करी कि किसी तरीके से बचे। तो हमने क्या उसमें फैक्टर डाले कि आदमी का फादर का नाम है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे जो 4-5 कॉमन फैक्टर्स हैं, वो सब हमने डाल दिए। तो एक भी मिलेगा तो उन सबको क्लब कर लो। तो ऐसे बहुत लोग पकड़े गए कि इंडिविजुअल अकाउंट में तो 2, 3, 4, 5 लाख रुपया था,
बट जब 4-5 अकाउंट उन्होंने डिफरेंट उससे खोले, तब पता उसमें लगा। फिर 20 लाख, किसी का 25 लाख ऐसे। तो अब फिर एआई से क्या है, जो डेटा है जो हम सेलेक्ट करना है केसेस फर्दर डीपर एग्जामिनेशन के लिए, उसे बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स कुड बी सस्पिशियस। जब बिजनेस नहीं कर रहे, आपका टर्नओवर लेट से 50 लाख का है, लेकिन आपके बैंक में ट्रांजेक्शन 100 करोड़, ठीक है ना, तो गिव्स राइज टू सस्पिशन कि ऐसा क्यों। एग्जैक्टली। तो ऐसी चीज़ें एआई की मदद से वो हमें कैच करने में आसानी है। यानी डिपार्टमेंट ने ही खुद को एआई से इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है हाँ, कि अब चीज़ें और इजी हो गई हाँ, है। और मैं टैक्स पेयर से मेरी अपील भी है कि वो बचाने क्यों सोचते हैं। टैक्सेस आर रीजनेबल, लोगों की भलाई के लिए यूज़ होना है। हमारा देश अच्छा होगा, देश समृद्ध होगा, देश का क्या कहना चाहिए, जो एक ओवरऑल लिविंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव होगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, एग्जैक्टली, ठीक है वो और ज़्यादा कमाएंगे। जी। तो हर वक्त लोगों को ये नहीं सोचना कि हमें टैक्स बचाना, कोई परेशानी है। अगर लोगों को लगता है कि देखिए हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा है और दूसरी जगह बर्डन कम है, ज़रूर गवर्नमेंट को सुझाव दें। और गवर्नमेंट सतत इसमें प्रयासरत है कि लोगों को परेशानी ना हो और बिजनेस बढ़े, लोगों का आम रोज़मर्रा का जीवन आसान हो, परेशानी कम हो। एक आखिरी सवाल सर, जो पहले काला धन छुपाने के जो तरीके थे, जो मैंने शुरुआत में बताया, दीवारों में गाड़ दिया, बेड के अंदर, बाथरूम के अंदर गड्ढा खोद के, अभी भी कोई कुछ लोग कर रहे हैं या? मेरे ख्याल से चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे आपने सुना होगा एक क्रिप्टो का एक सिस्टम चला है, तो एक नया वो चीज़ आई है कि क्रिप्टो की फॉर्म में उसमें सारा पैसा डाल दो। आता है, उधर चला जाता है, क्योंकि उस पर अभी रेगुलेशन नहीं है। तो एक तो नया चेंज ये है। एक ये है कि लोग जो हवाला के माध्यम से वो पैसा बाहर भेज देंगे, पैसा बुला लेंगे। फिर दूसरा क्या है कि ऐसा डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जो बाहर से एफडीआई वगैरह आता है कुछ केसेस में, वो सस्पिशियस नेचर का होता है कि वो जो रूट है वो कई एक बार हो सकता है इंडियंस का पैसा हो, बाहर रखा हो और इंडिया में वापस आ गया हो। अब लामबंदी गवर्नमेंट ने बहुत करी। देखिए हमारा एक ब्लैक मनी एक्ट है, बाहर कोई भी एसेट हैं तो लोग बताएं ना बताएं, फॉरेन गवर्नमेंट हमें बताती है कि इस आदमी के बंदे के आपके ये बैंक अकाउंट हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये दूसरा सोर्सेज ऑफ इनकम है। फिर हम टैली करते हैं एआई के माध्यम से, क्या इंडिया में डिस्क्लोज है क्या नहीं है। फिर वो लिस्ट जनरेट होती है, उनका एग्जामिनेशन होता है। फिर एक बेनामी प्रॉपर्टी है, मतलब आपके पास हैसियत नहीं है, इनकम नहीं है, बट आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए, आपके एम्प्लॉयर के लिए, किसी और इम्पोर्टेंट आदमी के लिए, तो उसे बेनामी प्रॉपर्टी टैक्स के। अब एग्रीकल्चरल इनकम हो, बोगस दूसरी चीज़ें हों, टेक्नोलॉजी की मदद से उन्हें डिटेक्ट करना और एक्शन लेना वो आसान हो गया, वो बहुत आसान हो गया है। तो अब ये चीज़ है, तरीके बदल रहे हैं, चीज़ बदल रहा है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ब्लैक मनी का रेशियो है शायद ओवर पीरियड टाइम वो कम हुआ है। हम बढ़े हैं और ये रेशियो धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में और कम होगा। जो नए बिजनेसमैन है वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें जितना सिंपल रखेंगे, साफ रखेंगे, वो लाइफ उतना अच्छा है। टेंशन होगी तो नए लोग दे डोंट वांट एनी अननेसेसरी टेंशन। सर ये बुक अगर यूथ जो लेना चाहे वो कहाँ से ले सकते हैं? देखिए ये जो बुक है, ये जो इम्पोर्टेंट स्टॉल्स हैं उन पर अवेलेबल है, अमेजन पे है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो कहीं से भी लोग इसे खरीद सकते हैं। ये काफ़ी, इसमें 2 साल लगा और सबके लिए कुछ न कुछ है। इसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के लिए कुछ है, इसमें जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ मसाला है। देन जो सोशल सामाजिक काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, इन्वायरमेंट के बारे में। फिर हमने गोल्फ और मैराथन के बारे में डिस्कस किया है इसमें। 2 स्पोर्ट दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आदमी कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर रखनी चाहिए लाइफ में, तो उसके बारे में चीज़ें। फिर गांव के बच्चों के लिए वो ज़रूर पढ़ें
और मैंने उनसे कहा है जो पब्लिशर हैं कि इसकी थोड़ी सी कीमत और कम करें, इसका हिंदी वर्जन निकाल लें और सो दैट अफोर्डेबल जो गांव के बच्चे हैं कुछ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ें इसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, डिपार्टमेंट को, और खासतौर से जो काला धन चोरी करने की हिमाकत में लगे रहते हैं उनके लिए तो हिदायत है कि डिपार्टमेंट भी पूरी तरह से फुल्ली एआई और बाकी टेक्नोलॉजी से जो है मजबूत है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी लोग समझें, स्वतः करें, इन चीज़ों का फ्यूचर नहीं। देखिए, आप कुछ छुपाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं छुपा सकते, वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा और फिर वो मुश्किलें होंगी। एग्जैक्टली, और वो परेशानियां ही होनी है, और उस परेशानी का कोई वो नहीं है। लोग अच्छी तरीके से रहें, खुश रहें, जो भी टैक्सेस है पे करें अपने तरीके से, ठीक तरीके से, और अगर कोई परेशानी ऐसी आ रही है तो सीनियर ऑफिसर से ज़रूर संपर्क करें। तो डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी ओपन एंड अप्रोचेबल। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, नमस्कार।